हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं पवन यादव आप सभी का अपने इस प्यारे से परिवार ज्ञान गुरु क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारी इतिहास की क्लास जैसे कि आप लोग लगातार पढ़ते भी आ रहे हैं और हमने एक थ्योरी बेस यहां पर कराने की कोशिश की है। अच्छा, क्लास शुरुआत होने से पहले हम आपको 1 मिनट आपसे बात करना चाहेंगे या फिर कुछ बातें अपनी बताना चाहेंगे। जैसे कि ये कि अगर आप वो पहली बार इतिहास पढ़ रहे हैं या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसे आप अपने नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि आप नोट्स के माध्यम से उसे बाद में रिवीजन कर सकेंगे। और कोई भी चीज़ ऐसे ऑनलाइन, जैसे ऑनलाइन कुछ लोग पढ़ते हैं, फिर हम देखते भी हैं कुछ लोग पढ़ते हैं कि इसको कई स्पीड में लगा सकते हैं, 2 स्पीड में या बहुत स्पीड में देख लेते हैं वीडियो। वो केवल अपना टारगेट पूरा करते हैं। हाँ, हमने इतिहास की क्लास कर ली, हमने जियोग्राफी क्लास कर ली, हमने मैथ की क्लास कर ली, तो आप वो एक स्पीड में एक क्लास कर लें, लेकिन उससे पूछा जाए उसमें कितना आपको याद हुआ तो शायद वो बच्चा बचाने में या फिर वो साथी वो चीज़ बताने में असमर्थ हो जाते हैं। अगर आप पहली बार कोई चीज़ सीख रहे हैं तो उसे आप टीचर के साथ ही चल दिए। अगर आप एक रिवीजन के तौर पे सीख रहे हैं तो ठीक है, आप अपनी स्पीड से मैनेज कर सकते हैं। और ऐसे वीडियो से भी बचिए, जैसे कि आजकल चैनल पे अगर यूट्यूब की बात करें तो बहुत सारे वीडियो बने जहाँ पे केवल 1 घंटे में आपको संपूर्ण इतिहास पढ़ा सकते हैं या संपूर्ण जीएस पढ़ा सकते हैं, संपूर्ण जियोग्राफी पढ़ा सकते हैं। लेकिन हकीकत बात यह है कि 1 घंटे में आपको संपूर्ण इतिहास नहीं पढ़ाया जा सकता। एक इतिहास पढ़ाने में एक क्लास को या फिर एक शासक की क्लास लगभग 2 घंटे या 1 घंटे की क्लास हो सकती है, अगर उसे सही बेस पे पढ़ाया जाए या फिर पूरा उसकी डिटेल जानकारी दी जाए। लेकिन हम यहाँ भी वैसा भी नहीं करते कि 1 घंटे की बहुत लंबी क्लास लेते हैं, नहीं, आपको उतना ही मटेरियल देते हैं कि जितना आपके एग्ज़ाम से महत्वपूर्ण हो। और इस क्लास की बात करें, इस क्लास अर्थात यहाँ से पढ़ाया हुआ कि कौन से एग्ज़ाम में आएगा, तो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे अगर आपके सिलेबस में भारतीय इतिहास का जिक्र है तो जाहिर सी बात है आप इस क्लास को कंटिन्यू करिए, क्योंकि यहाँ से पढ़ने वाले प्रश्न नहीं जाएंगे। अब यहाँ से 1 प्रश्न आते हैं, 2 प्रश्न जैसे भी आपके सिलेबस में दिया होगा, क्योंकि एक प्रश्न से ही 100 प्रश्न बनते हैं। अर्थात 1 नंबर अगर आप छोड़ देंगे, अरे ठीक है 1 नंबर नहीं है आया तो फिर देख लेंगे, और भी सब्जेक्ट नहीं, आपको हर सब्जेक्ट पे ध्यान देना होगा। अगर आपके सारे सब्जेक्ट पे कमांड हो चुकी हैं तभी आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे और तभी शायद वो एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। तो इसलिए धैर्य के साथ पढ़िए, समय दीजिए, हर चीज़ को थ्योरी वाइज सीखिए। पहले एक बार थ्योरी वाइज कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद आप जैसे भी चाहें फिर आप रिवीजन अपनी प्रैक्टिस करते रहें। चलिए फिर समय न लेते हुए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। और सभी लोग आराम से शांति से अपना फ़ोन, हाँ, और एक काम करना, अपना फ़ोन जो है रोटेटेड मोड में अर्थात रोटेटेड करके रखना, ताकि सामने कोई भी अदर चीज़ की नोटिफिकेशन ये सब चीज़ें ना आ सकें। नहीं, आप शायद क्लास देखते हुए वहाँ पर जा सकते हैं, फिर कहीं भी या अपने दिशा से भटक भी सकते हैं कि कुछ चीज़ का नोटिफिकेशन आए तो आप उधर चले जाते हैं। तो इस चीज़ को रोटेट करके हमेशा, अगर ऑनलाइन आप क्लास करते हैं तो रोटेट करके, क्योंकि हमने ऑनलाइन क्लास में कुछ बहुत सारे दुष्परिणाम भी देखे हैं, तो आप इन सब से बचिए। बस इतनी सी जानकारी, और फिर जैसे भी हमें लगा करेगा हम आपको बताएंगे, जो भी हमारा अनुभव है, जो भी हम देखते हैं कि हाँ आजकल बच्चे पढ़ते तो बहुत हैं, ऑनलाइन का पूरा 10-10, 12-12 घंटे की क्लास कर डालते हैं हर चीज़ की, लेकिन उनसे पूछा जाए कितना बचा तो कुछ नहीं। तो इसलिए जो भी करिए आराम से शांति से करिए, हर चीज़ के नोट्स बनाइए और सारे सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए, जो भी पढ़िए मन से पढ़िए। तो ये काम आप लोग करते होंगे बेहतरीन, हम उम्मीद करते हैं। चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आज की क्लास की बात करें, सूर्यवंश या फिर से पढ़ेंगे शेरशाह सूरी। जैसे कि हमने बताया था कि दिल्ली सल्तनत में 15 साल तक मुगलों का राज नहीं था, अर्थात 15 साल, जैसे हमने हुमायूं की क्लास या इससे पिछली क्लास आपने की होगी तो सारी जानकारी आपको पता होगी कि हुमायूं जो था वो 15 साल निर्वासित था, अर्थात निर्वासित मतलब भारत से भाग गया था। तो 15 साल कौन सा शासन किया था या फिर भारत पर किनका शासन रहा? सूर्यवंशों का शासन था, जिसमें शेरशाह सूरी का महत्वपूर्ण रोल था, और शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे भी। लेकिन हमने हुमायूं के बारे में, जो भी हुमायूं की मृत्यु देख ली थी और हुमायूं नामा किसने लिखा था ये भी हमने आपको पिछली क्लास में बताया था। उसके आगे हुमायूं का मकबरा देखेंगे, फिर उसके बाद हम शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं उसी लाइन के साथ। क्या लाइन? कि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। अर्थात इतिहास जानना अति आवश्यक है, चाहे वो एग्जाम की दृष्टि से हो या फिर जानकारी के उद्देश्य से, क्योंकि हम अपने आप को तभी जानो। हम का मतलब किसी व्यक्तिगत रूप से नहीं है कि हम का मतलब हमसे है केवल, नहीं, हम का मतलब है हमारे देश में आज से आदि काल में क्या हुआ, प्राचीन या पहले हमारा देश कैसा था। आज तो हम एक आज़ाद भारत में सभी लोग जन्मे, लेकिन इससे पहले हमारे देश में क्या था उसके बारे में हमें इतिहास बताता है। तो इसलिए इतिहास को जानेंगे भी और खुद को पहचानेंगे भी। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं इतिहास की। शुरुआत करते पहले हुमायूं के मकबरे से। ये आप देख सकते हैं मकबरा, जो कि स्थित बात करें सारी बात बताते हैं।
हुमायूं का मकबरा। हुमायूं के मकबरे की बात करें तो दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है भाई? दिल्ली में स्थित है। लेकिन वहीं पे बात करें, इसे ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है कि जैसे आज तो इसके बाद तो ताजमहल एक अजूबों में से एक अजूबा है, लेकिन ताजमहल का पूर्ववर्ती देखिए, ताजमहल के लगभग उसी के डिजाइन में बना हुआ है। तो पूछ लिया जाता है ताजमहल का पूर्ववर्ती किस इमारत को या किसके मकबरे को कहा जाता है? तो हुमायूं का मकबरा। लिख लेंगे ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। अर्थात ताजमहल के अगर पूछा जाए ताजमहल की ही तरह ताजमहल से बनने वाली इमारत या मकबरा कौन सा था? तो हुमायूं का मकबरा पूर्ववर्ती माना जाता है। पूर्ववर्ती मतलब ये हुआ, ठीक है, कि उससे पहले भी पूर्ववर्ती माना जाता है। लेकिन वहीं पे बात करें, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, आप देख भी सकते हैं, और ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। जैसे आप आगे चलकर पढ़ेंगे ताजमहल का भद्दी नकल या ताजमहल का बाद में ताजमहल का एकदम नकल करके किस इमारत को बनाया गया, तो वो है बीबी का मकबरा, जो कि औरंगजेब के शासनकाल में पढ़ेंगे। लेकिन पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में कि इस मकबरे को बनवाया किसने था? तो इनकी एक बेगम थी, जैसे हमीदा बानो बेगम तो थी, लेकिन दूसरे बेगम थी जिनका नाम था हाजी बेगम। फिर इन्हें ही बोलते हैं बागी बेगम। इन्होंने बनवाया था। इतनी क्लास थोड़ी सी हुमायूं के बारे में और नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद आते हैं सूर्यवंश के बारे में। तो आप लोग इतना याद रखें, दिल्ली में स्थित है, ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है हुमायूं के मकबरे को, और हाजी बेगम या फिर बागी बेगम ने इसे बनवाया था। आगे देखते हैं आप शेरशाह सूरी के बारे में, जिसमें अर्थात 15 साल हुमायूं भाग गया था शेरशाह सूरी के डर से। तो बीच में शासन किसने भारत पे? दिल्ली में शासन किस वंश का रहा? सूर्यवंश का। सूर्यवंश का पूरे शासनकाल की बात करें तो 40 से लेकर अर्थात जब सरहिंद का युद्ध हुआ था तब तक 1555 ईस्वी तक। हमने बताया था सरहिंद के युद्ध में फिर से वो पुनः बादशाह है, दिल्ली की बादशाहत कौन पा जाता है? हुमायूं। 40 से लेकर 55 तक। लेकिन इस सूर्यवंश में अगर बात करें, सूर्यवंश का संस्थापक कौन था? संस्थापक की बात करें, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी इसका पहले नाम नहीं था, अभी बताते हैं शेरशाह सूरी नाम आया कब से। लेकिन पहले नाम इसका शेरशाह सूरी नहीं था, लेकिन संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी। तो हम शेरशाह सूरी के बारे में देखते हैं। फिर शेरशाह सूरी का अगर जन्म की बात करें, जन्म 1472 ईस्वी। अगर वहीं पर स्थान की बात करें, बैजवाड़ा पंजाब। ये शेरशाह सूरी का जन्म 1472 ईस्वी में। ये फिर सूर्यवंश का संस्थापक आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे? शेरशाह सूरी है, जन्म 1472, स्थान बैजवाड़ा पंजाब। लेकिन इनका नाम स्टार्टिंग में शेरशाह सूरी नहीं था, बल्कि इनके बचपन का नाम जो था फरीद था। लिखेंगे इनके बचपन का नाम फरीद खां था। फरीद खां। लेकिन पिता की बात करें, पिताजी थे हसन खां। और ये जो हसन खां थे जौनपुर यूपी में, जौनपुर के एक जमींदार थे।
इनके जो पिताजी थे पेशे से। जौनपुर के जमींदार। ये बात याद रखेंगे। एक मिनट। इस तरह से स्थान हो गया। लेकिन वहीं पे बात करें, शेरशाह सूरी जो था ये बाबर के सेना में भी काम, ये बाबर के शासनकाल में उसने एक सैनिक के रूप में काम किया था शेरशाह सूरी। ये फिर फरीद खान जो था ये बाबर के सेना में शामिल था और सैनिक के रूप में कार्य किया था। और बाबर ने इसको पहचाना भी, अर्थात इसकी काबिलियत को पहचान लिया था कि जैसे बाबर एक नशेड़ी आदमी, फिर कहा जाए नशा तो बहुत करता था, फिर कहने मतलब अफीम का हो या फिर चाहे शराब का हो, बहुत नशा आदि आदमी था। लेकिन उसके अंदर एक गुण था, वो दूरदर्शी आदमी भी था। दूरदर्शी मतलब ये किसी भी आदमी को पहचान लेता था कि हाँ ये आदमी आगे चलकर क्या कर सकता है या फिर इसके अंदर क्या काबिलियत है। आदमी को पहचानना या आदमी के गुण को पहचानना बाबर को अच्छी तरह आता था। जब ये फरीद खान उसके सैनिक एक था या फिर उसके सैन्य में शामिल था, तो इसने हुमायूं को एक संकेत भी दिया था कि बेटा देखो, जो ये शेर शाह है या फिर जो ये फरीद खान है, ये आगे चलकर तुम्हें परेशान करेगा, ये तुम्हारे लिए दिक्कत, यही आदमी बनेगा। अर्थात बाबर ने हुमायूं को पहले ही संकेत दे दिया था कि आगे चलकर अगर तुम्हारे विपक्ष में कोई खड़ा होने वाला है तो ये यही व्यक्ति हैं। अर्थात इसकी काबिलियत को बाबर बहुत पहले भी जान गया था और ये काबिल आदमी था भी। अर्थात एक मिनट सॉरी, कहने मतलब ये एक काबिल आदमी था, ये फिर शेरशाह एक योग्य आदमी था। और कहते हैं जिसके अंदर अगर योग्यता है तो उसे जस अवसर मिलते रहेंगे, वो अपनी योग्यता के बल पर बढ़ता आगे की ओर चला जाएगा। तो इसी तरह शेरशाह या फिर फरीद खान के भी साथ होता रहा। सबसे पहले एक बात लिख लेंगे, बाबर के सेना में सैनिक रूप में काम किया। बाबर ने इस चीज़ को लेकर हुमायूं को संकेत भी दिया था कि बेटा बचकर रहना इससे। फिर उसके बाद क्या, जब इसके सैनिक रूप में, लेकिन बाद में बिहार के एक राज्यपाल होता है जिसका नाम होता है बहार खान लोहानी, उसके वहाँ पर ये यानी कहने मतलब एक नौकर के तरह काम भी करता है। कौन? फरीद खान। लिखेंगे बिहार का राज्यपाल था बहार खान लोहानी। बहार खान लोहानी। तो बहार खान के लोहानी पर जब इसने काम किया, बिहार के राज्यपाल बहार खान लोहानी के यहाँ पे काम कर रहा था, तो क्या हुआ, एक बार बहार खान लोहानी शिकार खेलने गया था और शिकार खेलने अपने साथ फरीद खान को भी ले गया, अर्थात शेरशाह को भी ले गया कि तुम भी चलो हमारे साथ सैनिक। लेकिन वही बहार खान लोहानी पर एक शेर अटैक करता है, तो ये क्या करता, तुरंत देख लेता है और अपनी तलवार निकालता और एक ही वार में शेर का जो गर्दन होता है, अर्थात जो धड़ होता है, वो जो सिर होता है, वो धड़ से सीधा अलग, अर्थात एक ही वार में, इतना सटीक वार होता है फरीद खान का कि एक ही वार में वो शेर का धड़ अलग हो जाता है। इतनी ऐसी बहादुरी को देखते हुए बहार खान लोहानी ने फिर उसे एक उपाधि दिया, कहा आज से तुम फरीद खान नहीं बल्कि शेर खान हो। तो इस तरह से उसका नाम शेर खान पड़ा, पहले भी अभी शेर खान ही पड़ा है। बहार खान लोहानी ने उसे कौन सी उपाधि दी? उपाधि दी, कहा तुम शेर खान हो। अब फरीद खान से क्या बन चुका था? शेर खान बन चुका था। और इसे अपने बेटे का बॉडीगार्ड भी नियुक्त किया, अर्थात एक मामूली सा नौकर या फिर दास होते हुए अब इसके बॉडीगार्ड अर्थात संरक्षक बन गया था। कौन? शेर खान। किसके यहाँ पे? बहार खान लोहानी के यहाँ पर। और फिर कहने मतलब इसे धीरे धीरे और भी पावर मिलती रही और इसने एक युद्ध किया था। वो युद्ध कौन सा किया था? आपको हमने पिछली क्लास में पढ़ाया भी था। 1540 ईस्वी में
आप लोगों को वो युद्ध याद आ रहा होगा, कन्नौजिया बिलग्राम का युद्ध। उसने ये युद्ध किया था और इस युद्ध में जब शेर कहने मतलब जो हुमायूं था वो अपना पूरा शासन भार छोड़कर भाग जाता है सिंध की ओर, तो इस तरह से फिर ये अपना यहाँ पर शेरशाह की उपाधि धारण करता है और एक नया राजवंश स्थापित करता है जिसका नाम होता है सूर्यवंश। कौन सी उपाधि यहाँ पर धारण करता है इस युद्ध के बाद? शेरशाह की, और खुद दिल्ली का बादशाह बन जाता है। शेरशाह की उपाधि धारण करता है। इतनी बात नोट करेंगे। तो देखिए फरीद खान से उसका शेर खान कब नाम पड़ा? बहार खां लोहानी ने दिया था। लेकिन फिर शेरशाह कब बना? जब वो बिलग्राम का युद्ध जीत जाता है, कन्नौज कहें फिर बिलग्राम कहें, अर्थात हुमायूं यहाँ से भाग जाता है। उसके बाद इसने एक 1544 में एक मारवाड़ पर अटैक किया। मारवाड़ का एक शासक थे मालदेव, उनके खिलाफ अटैक किया था 1544 में। मारवाड़ पर आक्रमण। अर्थात मारवाड़ पर ये आक्रमण करता है कब? 1544 ईस्वी में। लेकिन ये मारवाड़ तो जीत तो लेता है, अर्थात विजय होता है, लिख लेंगे शेरशाह सूरी की विजय होती है। लेकिन इसकी विजय इतनी खतरनाक होती है, कहने मतलब एकदम परास्त होकर ये लड़ाई जीतता है। जीत तो जाता है, अर्थात शेरशाह सूरी विजय होते हैं, लेकिन एकदम पूरी तरह से परास्त यानी कहने मतलब पूरी तरह पस्त होकर जीतता है ये जीत। तब इसने मारवाड़ के खिलाफ एक लाइन कही थी या एक कथन कहा था कि हम मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत को खो देते हैं। अर्थात इसने अपना ये स्टेटमेंट दिया कि हम मारवाड़ एक छोटा सा राज था, एक छोटा सा क्षेत्र था, इसकी वजह से या इसको जीतने के लिए हम पूरा अपना दिल्ली का बादशाहत खो देते हैं। तो ये कथन पूछा जाता है, फिर नोट कर लेंगे। मारवाड़ के लिए इसने कौन सा कथन दिया था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत को खो देता। बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत को खो देता। बादशाहत को खो देता। ये स्टेटमेंट आप लोग ये स्टेटमेंट अर्थात ये कथन किसके बारे में परीक्षा में पूछा जा सकता है? शेरशाह सूरी ने ये कथन किस राज्य किस क्षेत्र के खिलाफ बोला था? मारवाड़ के खिलाफ। अर्थात विजय तो हुई लेकिन इसने हमने बताया पूरी तरह पस्त हो गया था इसको जीतने के लिए। तो इसने कहा कि हम एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरी हिंदुस्तान की बादशाहत को खो बैठते भी। फिर वहीं पर इसकी मृत्यु की बात करें। इसकी मृत्यु बहुत जल्दी कहा जाए, अर्थात ये बहुत कम समय तक ही दिल्ली का बादशाह रहा, लगभग 4 से 5 साल। तो इसकी जो मृत्यु हुई थी वो 1545 ईस्वी में। कैसे? ये कलिंजर अभियान पे गया था, कलिंजर का किला जीतने के लिए। कलिंजर अभियान पे गया था, लेकिन पूछा जाता है ये कलिंजर अभियान को जब जीतने गया था तो कलिंजर अभियान का शासक कौन था? ये कलिंजर किले का रक्षक कौन था? फिर कलिंजर किला किसका था? तो शासक लिखेंगे कीरत सिंह। कलिंजर किले का शासक कौन था? कीरत सिंह। उसको जहाँ पर जीतने जाता तो क्या होता था, पहले जो भी आक्रमण करने जाते थे वो किला की घेराबंदी कर लेते थे। तो इसने भी घेराबंदी कर लिया।
घेराबंदी कर लिया, तो कहा कभी तो गेट खुलेगा ही, अर्थात उधर से आएंगे। तो ये बाहर से अटैक कर रहा था, बाहर से पूरे बम अस्त्र सभी अपनी सेना से फेंकवा रहा था, किले के अंदर फेंको और फेंको क्या कर रहा है, अर्थात वो कहीं ना कहीं विपक्ष हमारा मरना चाहिए। तो ये जब यानी कहने मतलब बम, ये गोले बारूद जो भी फेंके जा रहे थे, तभी एक ये भी अग्नेय अस्त्र चलाता है। अग्नेय अस्त्र मतलब एक बम फेंकता है, उसका नाम होता है उक्का नामक अग्नेय अस्त्र। उक्का नामक अग्नेय अस्त्र चलाता है किले पर, और वो किले के पास जाता है, दीवार से टकराकर वापस इसके पास आकर फटता है, और जब इसके आस पास आकर फटता है तो इसी तरह शेरशाह सूरी भी पूरी तरह फट जाता है। ये फिर कहने मतलब उसी उक्का नामक अग्नेय अस्त्र से उसकी मृत्यु हो जाती है। कि वो जो बम चलाया गया था, कि जो गोला फेंका गया था, तो वो वहाँ किले के पास न जाकर फटा, बल्कि आकर शेरशाह सूरी के पास फटता है और वहीं पर इसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह से इसकी मृत्यु हुई थी। एक बार परीक्षा में या फिर परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है कि वो कौन सा अग्नेय अस्त्र चला रहे थे जिससे इनकी मृत्यु हो जाती, तो उस अग्नेय अस्त्र का नाम था उक्का। आग्नेय अस्त्र का नाम था उक्का नामक। ठीक है, ये उक्का नामक अर्थात उस किले के अंदर न जाकर बल्कि इसके आकर बास पड़ता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। और कहते हैं कि शेरशाह सूरी के सांस जब तक टिकी रहे तब तक कि उसको ये नहीं सूचना मिल गई कि हाँ हमने कलिंजर अभियान को जीत लिया है। जिससे उसे ये सूचना मिलती है कि हमने कलिंजर अभियान को जीत लिया है, उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। तो ये इतनी बात इसकी, इस तरह से इनकी मृत्यु हो गए थे। किस अभियान पे गए थे? कलिंजर अभियान पे। शासक वहाँ का कौन था? कीरत सिंह। और कौन सा आग्नेयास्त्र चला रहे थे? उक्का नामक। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसका पूरा शासनकाल कैसा रहा। ये अपने शासनकाल में कौन कौन से काम किए, बेहतर काम किए, फिर क्या काम किए, उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली बात, शेरशाह सूरी एक न्यायप्रिय शासक था, अर्थात न्याय के लिए काम करता था कि हाँ हमें किसे न्याय देना चाहिए, किसे जो भी दोषी होता था उसे दंड देता था, जो भी निर्दोष होता था उसे छोड़ देता था अपने शासनकाल में। लेकिन वहीं पर इसने कुछ काम किए जो कि इतिहास में आज भी दर्ज हैं या फिर बहुत याद किए हैं। सबसे पहले इसने सिक्का का नाम रुपया इसने ही रखा था। सिक्का का नाम रुपया रखा। किसने रखा? कि रखने वाला शासक कौन था? शेरशाह सूरी। दूसरा काम इसने शुद्ध, अभी तक मिश्रित चल रहे थे लेकिन इसने शुद्ध चांदी और सोने के सिक्के चलवाए। सोने के सिक्के चलवाएं। ये बात वहीं पर। दूसरी बात करें तो आज जैसे आप जीटी रोड या ग्रैंड ट्रक रोड बोलते हैं, इसने आधुनिक रूप में जैसे आज ग्रैंड ट्रक रोड, इसने इसका निर्माण सबसे पहले कराया था, जिसे सड़क के आजम के नाम से जानते थे। ये बात लिखेंगे। ग्रैंड ट्रैक रोड जिसे क्या बोलते हैं? जीटी रोड। ठीक है, जीटी यानी जीटी रोड के नाम से जानते हैं। इसने इसका निर्माण कराया था, का निर्माण या मरम्मत कराई थी। लेकिन पूछा जाता है उस टाइम इसे किस नाम से जानते थे? तो उस टाइम इसे सड़क ए आजम कहा करते थे। सड़क ए आजम कहा करते थे। ठीक है, ये बात याद रखना। तो इसके कुछ यानी शासनकाल में जैसे सिक्के का नाम रुपया, ये याद रखना। शुद्ध चांदी और सोने के सिक्के, ग्रैंड ट्रक जिससे जीटी रोड और का निर्माण, और से इससे पहले किस नाम से जानते हैं? सड़क के आजम के नाम से। लेकिन पूछा जाता है शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? मकबरे की बात करें तो मकबरा इसका जो पड़ता है सासाराम बिहार।
आप कभी भी सासाराम जा सकते हैं, वहाँ पर देख भी सकते हैं, सासाराम बिहार। लेकिन अगर वहीं पे बात करें किस नदी के किनारे, नदी का नाम लिखेंगे सोन नदी। इतनी बात याद रखेंगे, ठीक है। सासाराम बिहार और कहाँ पर, सोन नदी के किनारे। इसने पहले ही अपने मकबरा का निर्माण करवा लिया कि हाँ हमारा मकबरा यहीं होगा, सासाराम बिहार और नदी सोन। इतनी बात। एक बात और याद रखना, इसके शासनकाल में एक कवि समकालीन थे और उन कवि का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने रचना रची है पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी समकालीन थे, अर्थात इन्हीं के काल में उन्होंने अपनी रचना को पूरा किया था, जिनकी रचना का नाम था पद्मावत। समकालीन थे। इनकी रचना कौन सी है? पद्मावत। इतनी जानकारी और याद रखना। वहीं पे लेकिन जब शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद यानी सूरी वंश मात्र 15 साल ही क्यों चला? 15 साल चलने का रीज़न यही था, शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद इसके जो भी शासक हुए, अभी शासक के नाम हम बता रहे हैं, जो भी शासक हुए सभी के सभी अयोग्य थे। और वो कहने मतलब अयोग्य होने की वजह से ये फिर शेर शाह सूरी के बाद ये वंश उतना प्रफुल्लित नहीं हो सका और फिर से हुमायूं अटैक करता है और लास्ट सूरी शासक को परास्त करता है और फिर से वो अपनी दिल्ली का बादशाह बन जाता है। और उसकी मृत्यु के बाद अर्थात 1556 में किसका शासनकाल आ जाता है? अकबर का। शायद इसी तरह शेर शाह सूरी तरह और भी कुछ इसमें अच्छे योग्य आदमी या फिर योग्य शासक अगर शासन करते हैं तो शायद मुगलों का राज फिर खत्म हो जाता। लेकिन इनके बाद जो भी शासक आए वो सभी क्या थे? अयोग्य। यहीं एक लाइन में लिखेंगे, सूरी वंश के अयोग्य शासक। बात करें सबसे पहले बात, अर्थात शेर शाह सूरी के बाद जो सिंहासन पर धारण करता है उसका नाम होता है इस्लाम शाह। फिर इसके बाद जो आता है फिरोज शाह। लेकिन सभी ये अयोग्य थे, इसलिए इनके बारे में कोई इतिहास, जब अयोग्य आदमी होता है वो उसका क्या ही इतिहास होगा। इस्लाम शाह, फिरोज शाह, फिर लास्ट आता है आदिल शाह और फिर आता है इब्राहिम शाह या फिर इसे सिकंदर सूरी के नाम से, सिकंदर सूरी। और ये सिकंदर सूरी अर्थात किस युद्ध में परास्त होता है? सरहिंद के युद्ध। हमने आपको हुमायूं की क्लास में बताया था, जिस वजह से वो फिर से यानी कहने मतलब दिल्ली का बादशाह बन जाता है। युद्ध में हार जाता है। ये पूरा शेर शाह सूरी, ये सूरी वंश की क्लास थे। हमने कम समय में आपको बेहतरीन जानकारी देने का प्रयास किया है कि आपका समय भी ज़्यादा वेस्ट ना हो और कम समय में हम सारी जानकारी या अच्छी चीज़ों को जो भी एग्ज़ाम की दृष्टि से और जानकारी के उद्देश्य से उन चीज़ों को हम कंप्लीट कर लें। आइए एक बार अच्छा रिवीजन करते हैं आज की क्लास का। चलिए, आज की क्लास हमने यहाँ से पढ़ा था हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। हाजी बेगम, ये फिर बागी बेगम ने बनवाया था, आप तस्वीर में देख सकते हैं। उसके बाद फिर हमने सूरी वंश जो कि 40 से लेकर 55 तक चला, लेकिन वहीं पर शासन कौन किया था? शेर शाह सूरी ने किया था और जन्म 1472 में। और स्थान की बात करें कहाँ पर इसका जन्म हुआ था, उस कौन सा स्थान था?
बाजवाड़ा पंजाब। बचपन में नाम इसका फरीद खां। फिर इनके पिता का नाम हसन खां था, जो कि जौनपुर का एक जमींदार था। बाबर की सेना में सैनिक रूप में काम किया था और इसने अपने हुमायूं को सतर्क भी किया था कि बेटा इससे बच कर रहना। यानी इसकी शेर खान की काबिलियत को बाबर पहचान लिया था। बिहार का एक राज्यपाल होता है जिसका नाम बहार खान लोहानी होता है, उसके यहाँ पर एक काम करता है, लेकिन शेर को एक ही वार में अर्थात ख़त्म करने देने की वजह से इसे शेर खान की उपाधि मिल जाती है। फिर 40 में कनौज बिलग्राम का युद्ध हो जाने पर यह उपाधि शेरशाह की उपाधि धारण करता है और हुमायूं पूरी तरह से भाग जाता है दिल्ली छोड़कर। और इस तरह से फिर 40 से सूर्यवंश का शासन शुरू हो जाता है। 44 में मेवाड़ पर आक्रमण करता है, लेकिन विजय तो होती है, लेकिन बहुत पस्त होकर ये विजय होती है। तो उसने एक कथन भी कहा था, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए अभी हिंदुस्तान की बादशाहत को खो देता। उसके बाद 45 में कलिंजर किला जीतने जाता है, जहाँ का शासक कीरत सिंह होता है, लेकिन तभी ये एक अस्त्र चला रहा था जिसका नाम था उक्का। उक्का नामक अस्त्र इसके पास आकर फटा और उसी फटने के साथ ये भी फटा और द एंड हो जाता है किसका, शेरशाह सूरी का। सिक्के का नाम रुपया इसने रखा, ये बात महत्वपूर्ण है। शुद्ध चांदी और सोने के सिक्के चलवाए। ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण, ये फिर मरम्मत, जिसका जैसे इससे पहले शेरशाह सूरी के शासनकाल में इस सड़क को किस नाम से जानते थे, सड़क आजम कहा करते थे। इनका मकबरा हमने देखा, सासाराम बिहार में स्थित है। नदी की बात करें, सोन नदी। पूछा जाए कौन से कवि इनके समकालीन थे, तो मलिक मोहम्मद जायसी समकालीन थे। रचना की बात करें, पद्मावत। सूर्यवंश के अयोग्य शासक इस्लाम शाह आता है, फिर फिरोज शाह, फिर आदिल शाह, फिर लास्ट में इब्राहिम शाह। सिकंदर सूरी और सरहिंद के युद्ध में हार जाता है और इस तरह से हुमायूं फिर से दिल्ली का बादशाह बनता है और हुमायूं की जो मृत्यु होती है वो 56 में हो जाती है। अब जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी अर्थात मंडे को, वो हमारी क्लास होने वाली है आपको अकबर के, अर्थात हुमायूं बाद 56 के बाद अकबर शासनकाल करता है, उसके ऊपर हमारी क्लास होगी। आज जैसा कि आज शनिवार था तो हमने हिस्ट्री की क्लास इसलिए कराई क्योंकि करंट अफेयर्स की क्लास आपको बहुत ही जल्द यहाँ पर हमारी इसी चैनल पर प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए जो हमारी अब क्लास हुआ करेगी वो सोमवार से लेकर शनिवार तक पूरी इतिहास की क्लास चला करेगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सारी जानकारी अच्छे से देखी और आप लोग अब अच्छे से पढ़ भी रहेंगे। और शुरुआत में हमने आपसे कुछ मिनट बात भी की और उस जो भी बात की या जो भी चीज़ समझाया उसे अपने दिलो दिमाग में ज़रूर याद रखना और ऐसे ही आप पढ़ाई करते रहना। जाहिर सी बात आपको ज़रूर मंजिल मिल जाएगी, या फिर जो भी आपने लक्ष्य देखा है, जो भी आपने पढ़ाई के शिक्षा के बलबूते पे हासिल करना चाहते हैं वो ज़रूर हासिल कर लेंगे। तो मिलेंगे फिर आपसे मंडे को, तब तक के लिए संडे अर्थात कल जो रविवार है उसमें आप जो भी सप्ताह भर जो भी पढ़ा है उन चीज़ों का अच्छे से रिवाइज कर लेना है, फिर रिवीजन कर लेना। हम आपको मंडे को फिर से अपनी एक नई क्लास के साथ प्रस्तुत करना है। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।